नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है अधिकार। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। अभय आज अपनी पत्नी सुमन पर काफ़ी गुस्सा हो रहा था। सुमन कई महीने से नोट कर रही थी कि अभय आजकल हर छोटी छोटी बात पर नाराज़ हो जाता है, लेकिन आज तो हद हो गई जब उसने सुमन से कहा कि तुम पर सिर्फ मेरा अधिकार है। तुम यह मत भूलो कि तुम मेरी पत्नी हो और एक लड़की की शादी के बाद जब उसकी सारी जिम्मेदारी उसके पति और ससुराल वालों की होती है तो लड़की पर पहला अधिकार भी सबसे पहले पति का ही होता है। शादी के पहले तुम्हारी हर ज़रूरत तुम्हारे घर वाले पूरा करते थे, अब मैं करता हूँ। क्या मैंने इसमें कभी कोई कमी रखी है? तो तुम पे पहले मेरा अधिकार हुआ। अभय अपनी पत्नी सुमन से बोला। सुमन भी कब तक गलत बात का साथ देती और चुप रहती। सुमन बोली, अच्छा मैं कोई सामान हूँ जो आप मुझ पर अपना अधिकार जमा रहे हैं? आपने अभी अभी जो बात कही है वह किस वेद पुराण में लिखी है? क्या आपने इन सभी चीज़ों के लिए कोर्ट से या मुझसे सहमति ली थी? आपने मेरे मांग में सिंदूर क्या भर दिया? आपने तो मेरा स्वाभिमान ही खरीद लिया। शायद आप यह भूल गए कि आपने अगर मेरी ज़रूरतों को पूरा किया है तो मैंने भी अपने जीवन के इतने वर्ष आपके और आपके परिवार के नाम कर दिया है, तो ज़्यादा किसने किया इसका हिसाब लगाइए। ये सुनकर सुमन की सास जो वहीं बैठी थी वह बोली, हाय हाय बहू, यह कैसी बात कर रही हो तुम? कभी औरत भी अपने किए का हिसाब किताब लगाती है क्या? यह तो तुम्हारा फर्ज था और शादी के बाद हर औरत पर उसके पति का पहला अधिकार होता है। तुमने कुछ अनोखा नहीं किया है जो तुम ऐसी बात कर रही हो। सास की बात सुनकर सुमन बोली, तो सासू माँ, आपके बेटे ने भी कुछ अलग नहीं किया है। उन्होंने भी वही किया है जो उनका फर्ज था, और कम से कम गलत बात में तो आप अपने बेटे का साथ मत दीजिए। मैं कोई सामान नहीं हूँ जो आपका बेटा मुझ पर अपना अधिकार जमाए, और मेरी सोच से तो मेरे माँ बाप ने जो दहेज दिया उस हिसाब से आपका बेटा मेरा गुलाम हुआ। पर मैंने तो आज तक उन्हें कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ भी गलती मेरी ही है। अगर उसी वक्त मैंने आवाज़ उठाई होती तो आज आप लोग मेरे स्वाभिमान को यूं न रौंदते। सुमन की सास अपनी बहू की बात सुनकर गुस्से से तिलमिला गई। वह बोली, यह कैसी बात कर रही हो बहू? 4 किताबें क्या पढ़ ली और नौकरी क्या कर ली? तुम्हारे तो पाँव जमीन पर ही नहीं हैं। सुन रहे हो अभय, तुम्हारी पत्नी क्या कह रही है? इसलिए मैं कहती थी कि गांव की लड़की से ही शादी कर लो। वह एक सीधी साधी लड़की होती, कम से कम इसकी तरह हिसाब किताब तथा दहेज की बात तो नहीं करती। इसके तो सपने ही इतने बड़े हैं कि कहाँ से इससे समझौता होगा। सास के इतना कहते ही सुमन बोली, भूल जाइए माँ जी, आजकल गांव की लड़कियां भी कोई गंवार नहीं है, बल्कि शिक्षित हो चुकी हैं, अपना भला बुरा समझती हैं। अब कोई भी लड़की भोली गाय नहीं होती है जो आपकी हर बात मानेगी। और मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने ऐसा क्या कह दिया जो आप लोग मुझ पर राशन पानी लेकर चढ़ गए। मैं तो बस इतना ही बोल रही हूँ कि मेरे माता पिता को भी मेरी ज़रूरत है। मुझ पर उनका हक पहले है, क्योंकि इस दुनिया में वो मुझे लेकर आए हैं। अगर आपको मुझ पर अपना हक जताना है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगले जन्म मुझे आपकी बेटी बनाकर आपके घर भेजिए। सुमन की सास बोली, बहू, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज़्यादा बोल रही हो? तुम अपने माता पिता की अकेली संतान हो तो इसमें हमारा क्या दोष है? एक तो हमें बिना बताए तुम अपनी पूरी सैलरी आए दिन अपने माता पिता को भेज देती हो, और अब तुम अपने माता पिता को इसी शहर में भी रखना चाहती हो। यह तो नहीं हो पाएगा बहू, तुमने तो कुछ ज़्यादा ही सोच लिया।
अभय अपनी माँ का साथ देते हुए बोला, अरे इतना ही नहीं माँ, यह तो चाहती थी कि वह हमारे साथ ही रहे। जब मैंने इससे कहा कि यह संभव नहीं है तो इसने उन्हें इस शहर में लाने की जिद पकड़ ली। अब आप ही बताइए माँ, क्या अब मैं घर जमाई बनूंगा? अगर वह इस शहर में रहेंगे तो हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? इसका पूरा ध्यान उन्हीं लोगों पर लगा रहेगा। तभी तो मैं कह रहा हूँ कि इस पर पहला अधिकार मेरा है, ना कि इसके मायके वालों का। उस दिन तो बात जैसे तैसे खत्म हुई। सुमन इस सोच में डूब गई कि आखिर वह अपने माँ बाप को कैसे छोड़ दे। उनकी एकमात्र सहारा बस वही थी, क्योंकि वो उनकी इकलौती बेटी थी। उसके सिवा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। कुछ महीने बाद फिर से सुमन के पिता की तबीयत खराब हो गई, जिसके लिए उनको दिल्ली जाना था। सुमन की माँ अनीता जी अपनी बेटी से बोली, बेटा अगर तुम्हारी जान पहचान का कोई है तो उससे बोलकर केवल टिकट करवा दो। मैं तुम्हारे पापा को वहाँ अकेले नहीं छोड़ सकती हूँ, और तुम भी बार बार अपने परिवार को छोड़कर हमारे लिए परेशानी मत उठाओ। मैं वहाँ सब संभाल लूँगी। सुमन बोली, नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं पापा के साथ चली जाऊंगी। आप और पापा बिल्कुल परेशान ना हो। माँ बाप अपने बच्चों के लिए न जाने कितना परेशानी उठाते हैं, तो क्या एक बेटी अपने पिता के लिए इतना भी नहीं कर सकती है? रह गई परिवार की बात, तो वह पति पत्नी दोनों की जिम्मेदारी होता है। क्या हो गया अगर अभय कुछ रोज अपने बच्चों को संभाल लेंगे तो? आप चिंता मत कीजिए, मैं टिकट करवा कर और छुट्टी लेकर आ जाऊंगी। सुमन और उसकी माँ की बात उसकी सास ने सुन ली। उनसे जरा भी सब्र ना हुआ और उन्होंने तुरंत फोन करके अपने बेटे को सारी बात बताई। जब अभय घर आया तो सुमन रोज की तरह उसकी पसंद का खाना बनाई थी। खाना देखते ही वह बोला, क्या बात है, आज फिर कोई बात मनवाने के चक्कर में हो क्या? अब यह मत कहना कि तुम्हें मायके जाना है या तुम्हारे पापा को यहाँ लाना है, क्योंकि मैं इसके लिए आज्ञा नहीं दूंगा। अभय की बात सुनकर सुमन समझ गई कि उसकी सास ने आग लगा दी है। वह बोली, आज्ञा की जरूरत तो छोटों को पड़ती है। पति पत्नी का रिश्ता तो बराबर का होता है। जैसे आपको खाना खिलाकर मैं अपना पत्नी धर्म निभा रही हूँ, ठीक वैसे ही आपको यह बताकर कि मैं एक हफ्ते की छुट्टी लेकर अपने पिता को दिल्ली इलाज के लिए ले जा रही हूँ। वह एक पुत्री का धर्म निभाऊंगी। यह सुनकर अभय जैसे ही तेज आवाज में बोलना चाहा, सुमन धीरे से बोली, ध्यान रखिएगा, मैं भी अपने स्वाभिमान के लिए ऊंची आवाज कर सकती हूँ, परंतु बच्चे घर पर हैं, इसलिए चुप हूँ, वरना आज जो हम करेंगे कल वही इनसे पाएंगे। उसने प्यार से बच्चों को खाना खिलाया और उन्हें उनके कमरे में भेज दिया। सास का जब बहू के सामने दाल नहीं गली तो अगले दिन वह सुमन को बिना बताए उसके माँ को फ़ोन किया और उन्हें बहुत कुछ सुनाई। अनीता जी बेचारी क्या करती, उन्होंने बेटी को फ़ोन करके दिल्ली जाने से मना कर दिया। अपनी माँ की बात सुनकर सुमन सब समझ गई, पर उसने किसी की एक नहीं सुनी। जब पति ने कहा कि अगर तुम वहाँ गई तो मैं तुम्हें कभी लेने नहीं आऊँगा, सुमन मुस्कुराते हुए बोली, मर्दों का तो यह आखिरी हथियार होता है जिसे वे आखिरी वक्त पर अपनी पत्नी के सम्मान को ठेस पहुंचाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अभय बोला, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। सुमन बोली, मैं भी मजाक नहीं कर रही हूं। हमारी शादी को इतने साल हो गए, मैंने आपको पत्नी का हर सुख दिया है, पिता बनने का भी सुख दिया है, आपके घर परिवार को संभाला है और नौकरी करके पैसों का भी सहयोग किया है। आप शायद भूल रहे हैं कि मैं एक माँ और पत्नी होने से पहले एक बेटी हूँ और मैं अपनी बेटी होने का फ़र्ज हर हाल में निभाऊंगी। आप यहाँ अपने बच्चों को संभालिए, मैं अपने पिता को संभालने जा रही हूँ। बस जब बच्चे आपसे सवाल करें तो उन्हें सच्चाई बता दीजिएगा, आपको अपने सवाल का जवाब मिल जाएगा। इतना कहकर सुमन चली गई। कुछ ही घंटों में वह अपने माता पिता के पास पहुँच गई
और उसी रात वह अपने पिता को लेकर दिल्ली गई और उन्हें डॉक्टर को दिखाया तथा 1 हफ्ते बाद वापस घर लौट आई। उसकी माँ बोली, अब तुम अपने ससुराल जाओ, तुम्हारे बिना वहाँ बच्चों को परेशानी होगी। सुमन बोली, बच्चों की जिम्मेदारी बस एक औरत की ही होती है क्या माँ? और उस औरत पर बस उसके पति का ही अधिकार होता है? पत्नी का कोई स्वाभिमान नहीं होता है क्या? एक औरत का भी तो अपने मन पर और खुद पर अधिकार होता है ना माँ। संभालने दीजिए कुछ वक्त उन्हें मेरे बिना, अपने बच्चों को। कुछ मर्दों को जब हर चीज़ आसानी से मिल जाती है तो वह उनका कदर करना भूल जाते हैं। जब कुछ दिन वह खुद अपने बच्चों की जिम्मेदारी उठाएंगे तब उन्हें मेरी कमी का एहसास होगा और वह पत्नी की कदर करना सीख जाएंगे। 1 हफ्ते में ही बच्चों को संभालते संभालते अभय और उसकी माँ की हालत खराब हो गई। वह बच्चों के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे थे। अभय ने तुरंत सुमन को फ़ोन करके कहा, मैं थोड़ा नाराज़ क्या हुआ, तुम तो मुझे भूल ही गई। इतने साल का साथ क्या इतना कमज़ोर होता है कि साथी अगर भटक जाए तो अगला उसे भूल ही जाता है? सुमन बोली, भूल तो आप गए हैं, मैंने तो खुद पर और अपनी खुशी पर आपको पूरा अधिकार दिया था, इसलिए आप अपनी जिम्मेदारी और मेरे स्वाभिमान को भूल गए। अगर आप मेरी जगह पर होते तो आप मेरी परिस्थिति के बारे में समझते। अभय को अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह सुमन से अपनी गलती की माफ़ी मांगा और उसे वापस लौटने के लिए मनुहार किया। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, कोई भी लड़की पत्नी बनने से पहले वह किसी की बेटी होती है। उसके माँ बाप का भी उस पर उतना ही अधिकार होता है जितना कि उसके पति का होता है, इसलिए वह अपने हर फर्ज को निभाना चाहती है। इसमें आपकी राय क्या है, मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।